यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज ज्वाइन एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट एचआरडीज एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग की हम लोग बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज। आज के लेक्चर से 4 से 5 क्वेश्चन पूरे आने की संभावना है। जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। तो once again गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग क्या होता है आज ही आपको समझ में आएगा। थ्योरीज ये मैनेजमेंट वाला लर्निंग्स नहीं है कि जिसमें क्लासिकल लर्निंग और कंडीशनल लर्निंग की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग कॉग्निटिव और साइकोमोटर और अफेक्टिव लर्निंग्स की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये लर्निंग दूसरा वाला है, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट वाला लर्निंग है। ठीक है। सो ऑल दोज कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग इन वेरी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज अनुभव सिंह। सिंस लास्ट 11 years I am taking the classes for UGC NET in management commerce and economics. I used to work with India's top teaching and research organization like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, Amity University, Sarda, IFMTR, UP government. Mentored and guidance more than 1,000+ candidates for UGC NET in commerce, management and economics. Cracked the UGC NET JRF 4 times in a commerce and management. Published more than 20 research papers in index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed. MBA इंटरनेशनल बिजनेस, MCOM IB, MA इकोनॉमिक्स एंड PhD अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो बहुत लंबे समय से लगातार टीचिंग कर रहे हैं। आज का लेक्चर क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लर्निंग, क्लासिफाई द लर्निंग कैपेबिलिटीज और वेरियस थ्योरीज की हम लोग बात करेंगे। तो ये लर्निंग अब एक बार आपको दोबारा बता रहे हैं, ये लर्निंग आपका मैनेजमेंट वाला या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो लर्निंग है इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट लर्निंग है।
या वो वाला लर्निंग नहीं है, ये लर्निंग दूसरा लर्निंग है, एचआरडी के पर्सपेक्टिव से हम लोग इसमें लर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लर्निंग की डेफिनेशन तो वही रहेगी, बट लर्निंग की थ्योरीज अलग रहेंगी, ठीक है। तो लर्निंग इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जब हम भी किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब मेन मुद्दा होता है उसका लर्निंग करने का, ताकि वो कुछ सीखे। तो लर्निंग इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सपोज दैट हम आपको क्लासेस पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं लगातार, तो एट द एंड ऑफ द डे आप 2 महीना 3 महीना हमसे पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द कोर्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माई टीचिंग इज शुड बी you will be able to qualify your competitive examination, whatever it's a RPSC or UGC नेट। तो दैट इज ऑल अबाउट कि आप क्वालिफाई कब कर पाओगे, जब लर्निंग होगा। तो लर्निंग इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। कोई भी ट्रेनिंग देंगे, कोई भी डेवलपमेंट करेंगे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, assimilating, internalizing cognitive, motor or behavioral inputs for their effective and varied use when required, leading to an enhanced capabilities for further self monitored learning। तो कहीं ना कहीं लर्निंग का मेन मुद्दा क्या है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल हम लोगों को इंसान को सिखाना है, उसके बिहेवियरल इनपुट्स में, कॉग्निटिव डोमेन्स में, साइकोमोटर डोमेन्स में और अफेक्टिव डोमेन्स की हम लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी ओवरऑल कैपेबिलिटीज को इनहांस करना है, ओवरऑल स्किल्स को क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। आगे, our brain should strengthen neural pathway no matter where we are and what the subject or the context is। तो our brain should build up and strengthen neural pathway no matter where we are, अभी कहाँ पर है, what the subject, क्या सब्जेक्ट क्या है, but we are more concerned about they should have certain build up your mind, your brain and strengthen of your brain। Learning can and should be a lifelong process, it's a continuous process। अभी भी आवाज कम आ रही है? मेरे मोबाइल में तो बिल्कुल ठीक आवाज आ रहा है। अपना वॉल्यूम तेज करिए मोबाइल का। So our brain build up and strengthen the neural pathway no matter where we are and what the subject or the context is। Learning can and should be lifelong process, it's a continuous process, लगातार चलने वाला process है, कभी भी खत्म नहीं होता। आप किसी भी एज पर पहुंच जाइए, किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाइए, बट इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स ए टोटली कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनेमिक इन नेचर। वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीथिंग द माइंड परसीव्ड एट एनी एज। हम लोग किसी भी उम्र में, किसी भी स्टेज पर, किसी भी कंडीशंस पर, किसी भी पोजीशन पे जा पहुंच जाएंगे, बट लर्निंग नेवर स्टॉप्स। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ द लर्नड कैपेबिलिटीज। The capabilities that human being can learn are classified into the major 5 types: verbal information, intellectual skills, motor skills, attitudes, cognitive strategies। Okay, so learning, the capability that human beings can learn classify into the major 5 types: verbal information, intellectual skills, motor skills, attitudes or cognitive strategies। Verbal information refers to knowing the fact about a subject matter। Verbal information, आप लोग सभी लोग, जितने लोगों ने फीस दे दिया, कम से कम बोलो सभी लोग ऑनलाइन तो आया करिए कम से कम। आई डोंट नो कि कितने सारे 7-8 बच्चों ने तो फीस पेमेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे आप बोलेंगे कि आपने सिलेबस पूरा नहीं कराया, या मेरा नाम नहीं आया, मेरा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो यू हैव टू बी कंटिन्यू विद मी, देन ओनली। आपको लगातार आप पढ़ाई करेंगे, लगातार रेगुलर मेरे साथ बने रहेंगे, देन ओनली देयर विल बी अ प्रोडक्टिव रिजल्ट। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर 6 मंथ और 5 मंथ, जितने भी समय मेरे साथ रहते हैं, और कोई देयर विल नॉट बी एनी लर्निंग। तो फॉर द लर्निंग इट शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको लगातार मेरे साथ बने रहना होगा, रेगुलर क्लासेस करिए, रेगुलर हम जो नोट्स शेयर कर रहे हैं उनको पढ़िए आप लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द लर्न कैपेबिलिटीज। वर्बल इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द नोइंग द फैक्ट अबाउट ए सब्जेक्ट मैटर। An important features of verbal information is that it is reproduced by the learner in the same way it was originally received by him।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या बात कर रहे थे, कैपेबिलिटी दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन लर्न और क्लासिफाई इनटू द 5 मेजर टाइप्स: वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, motor skills, attitudes, and cognitive strategies. Verbal information refers to the knowing the fact about a subject matter. Okay, it's all about the subject matter, how much you do know actually. An important features of verbal information is that it is reproduced by the learner in the same way it was originally received by him. जो ओरिजिनली आपने जो रिसीव किया था उसी को आप क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे लोगों को सिखा रहे हैं. If we will talk about the intellectual skills are also known as a procedural knowledge which is aimed at addressing how the aspect of learning of a phenomena. यहाँ पर कैसे की बात करेंगे, कैसे आप सीख रहे हैं. In this category, the capabilities of an individual can be customized to suit the requirement of the situation. So intellectual skills are known as a procedural knowledge which is aimed at addressing how the aspect of the learning of a phenomena. कैसे आप सीख रहे हैं, इंटेलेक्चुअली कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है. और इन दिस कैटेगरी द कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी कस्टमाइज्ड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. मोटर स्किल्स आर कैपेबिलिटीज विच नेसेसिटीज द फिजिकल मूवमेंट. भाई हम लोग अगर मोटर स्किल्स की बात करें, दैट इज कॉल्ड, आप आगे आपको बताएंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स मूवमेंट. दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल. मोटर स्किल्स आर कैपेबिलिटीज विच नेसेसिटेट the physical movement of individual or their body parts while learning and performance. कैसे होता नहीं, बॉडी पार्ट्स ऑल्सो प्लेइंग ए वेरी रोल. अगर आप कभी आपको पढ़ा रहे हैं या जब ऑफलाइन कोचिंग्स में आप लोग पढ़ते हैं और ऑफलाइन क्लास से अटेंड करते हैं, वहां पे एक टीचर का, एक जो लेक्चरर है या जो प्रोफेसर है, उसका बॉडी मूवमेंट, उसके फिजिकल अपीयरेंस और कैसे उस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लर्निंग में. whatever the body movements is showing, it should be matched with your personality, or what actually you are speaking, it should be matched with your hand movement also. ठीक है, तो motor skills are the capabilities which necessitate the physical movement of individuals. कैसे कोई physical movement कैसे हो रहा है, क्लास और यूट्यूब पर ही चलेगी. क्लास देयर इज नो अदर ऑप्शंस, क्लास यूट्यूब पर ही चलेगी. मोटर स्किल्स आर द कैपेबिलिटीज विच नेसेसिटेट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स or their body parts for learning and performance. They may also involve coordination with the sensory organs and the other limbs. So they may also involve coordination with the sensory organs and other limbs. It's quite easy. And further, attitudes are evaluative judgment. Attitudes are evaluative judgment by individuals about particular object, peoples or event, favorable or unfavorable, formed fundamentally on the basis of one's own feeling, beliefs and practicals. So attitudes are totally evaluative in the nature. Attitudes are evaluative judgment by individuals about particular objects. ठीक है, pupils ये event favorable or unfavorable, formed fundamentally on the basis of one's own feeling, beliefs and practices. होता ही है कि एटीट्यूड एक पूरा इवेल्युएटिव जजमेंट है एक इंसान का किसी चीज के लिए, किसी पीपल्स के लिए, किसी इवेंट के लिए. इट कैन बी फेवरेबल, इट कैन बी अनफेवरेबल. एटीट्यूड आर लर्नड एंड नॉट इनेंट. It is necessary to have a positive attitude to be successful. If you just want to be get certain successful in your life, it should be positive attitude. Attitude are not visible unless they are expressed in the form of behavior. एटीट्यूड आपका दिखेगा नहीं जब तक कि आपका पर्सनालिटी में विजिबल नहीं होगा, आपके बिहेवियर में नहीं दिखेगा. कोई नहीं बता सकता कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या निगेटिव एटीट्यूड है. तो एटीट्यूड आर नॉट विजिबल अनलेस दे आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर. नेक्स्ट आर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज. कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ए स्ट्रेटेजिक नॉलेज. कॉग्निटिव स्ट्रेटजी भी इंटेलेक्चुअल स्किल्स की सिमिलर होती है. तो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज ए स्ट्रेटेजिक नॉलेज. And cognitive strategies play a supervisory and coordinative role for the effective development and use of other capabilities in the individual. तो cognitive strategy एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. It plays a role of supervisory and coordinative role for the effective development and use of other capabilities in the individual. Yeah. Cognitive strategies may involve creativity, algorithm to find solutions in unstructured situation for which ready-made solutions are not known. ऐसी situations में जहां पर ready-made solution नहीं है और उस conditions में आपको क्या करना पड़ेगा, you have to be show your creativity
and you have to find certain solution to use certain algorithm. अब है लर्निंग बिहेवियर, ब्लूम टॉक्सोनॉमी। ये आप लोग पेपर 1 में यूजीसी के नेट के पेपर 1 में ब्लूम टॉक्सोनॉमी पढ़ते हैं। ये सेम चीज ही है, सेम चीज है ये। So during the 1950, a team of educational psychologists were led by the Benjamin Bloom in the analysis of learning behavior. The result of this team research produced when is known today in the field of education. Bloom taxonomy में 3 चीजें हैं: cognitive domain, affective domain and psychomotor domains. These hierarchy of learning behaviors was categorized into 3 interrelated and overlapping learning domains. These hierarchies of learning behaviors are categorized into 3 interrelated and overlapping learning domains. So we have cognitive, that is all about knowledge and intellectuals; affective, attitudes; psychomotor, skills. जो हम लोग टीचिंग में पढ़ते हैं, पेपर 1 में पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से होता है। यहां पर हम लोग लर्निंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। पहला आया कॉग्निटिव डोमेन। The cognitive learning domain is exhibited by a person's intellectual abilities. एक intellectual skills की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे intellectual abilities की बात करते हैं। Cognitive learning behaviors are characterized by observable and unobservable skills such as comprehending information, organizing ideas, evaluative information. Clear? The cognitive learning domain is all about person intellectual abilities की हम लोग बात कर रहे हैं। Cognitive learning behaviors are characterized by observable and unobservable skills such as comprehending information, organizing ideas and evaluation information. तो यहाँ पर डिफिकल्टी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि सिंपल कॉग्निटिव डोमेन्स क्या है, डिफिकल्ट। जैसे कि उसमें पेपर 1 में पूछते हैं कि हाई लेवल कॉग्निटिव डोमेन्स क्या होता है, लो लेवल। बट यहाँ पर लर्निंग में पूछते हैं डिफिकल्ट लेवल कॉग्निटिव डोमेन्स कौन सा है और हाई और हमारा सिंपल लेवल कॉग्निटिव डोमेन्स कौन सा है। तो यहां पर हम लोग सिंपल लेवल की बात करेंगे तो नॉलेज, कॉम्प्रेhension, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। क्लियर? इवेल्युएशन जस्ट द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हो उसकी वैल्यू जस्ट करिए कि वेदर इट्स ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और ऐसे फर्जी इंफॉर्मेशन है। बिल्ड ए पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट। एनालिसिस सेपरेट इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेपरेट इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, पूरी इंफॉर्मेशन को सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करिए ताकि आपको अच्छे से चीज समझ में आ पाए। अप्लाइंग द नॉलेज टू ए न्यू सिचुएशन, वही नॉलेजेस को कई किसी सिचुएशन में अप्लाई करिए। कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन, नॉलेज रिकॉल ऑफ डेटा, दोबारा रिकॉल करेंगे। तो सिंपल लेवल अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंपल लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स क्या है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज, और डिफिकल्ट लेवल इवेल्युएशन। क्लियर? So that is all about whenever we just want to be understand the intellectual abilities of the learners, वहां पर हम लोग cognitive domains अप्लाई करते हैं। Cognitive learning behaviors are characterized by observable, unobservable skills such as comprehending information, organizing ideas, evaluative information. That is called cognitive domains. Without anyone is having any doubt? Next, further we are moving toward the affective domain. The affective learning domain address the learner's emotions toward learning experience. यहाँ पर इमोशंस की बात करेंगे हम लोग, बिहेवियर की बात करेंगे। The affective learning domains address the learner's emotions towards learning experience. A learner attitudes, interests, attention, awareness and values are demonstrated by affective behavior. तो यहाँ पर सिंपल लेवल अफेक्टिव डोमेन्स क्या है, डिफिकल्ट लेवल। सिंपल लेवल में क्या है, रिसीविंग द फिनोमिना, उसके ऊपर रिस्पॉन्डिंग टू फिनोमिना,
वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और फिर इंटरलाइजिंग वैल्यूज। जो इंटरनल वैल्यूज होती है, इंटरलाइजिंग वैल्यूज। रिसीविंग फिनोमिना का मतलब क्या है? एन अवेयरनेस, बिलिंगनेस टू लिसन। एन अवेयरनेस है, बिलिंगनेस टू लिसन है, उसके सुनने की इच्छा है उसकी। रिस्पॉन्डिंग टू फिनोमिना की बात करेंगे हम लोग। टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन लर्निंग, पार्टिसिपेटिंग। टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन लर्निंग, पार्टिसिपेटिंग। रिस्पॉन्डिंग टू द फिनोमिना का मतलब है यू आर टेकिंग द एक्टिव पार्ट इन लर्निंग, यूजर्स वांट टू बी लर्न सर्टेन थिंग्स, आपको सीखना चाहते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैल्यूइंग, द वैल्यू ए पर्सन अटैच टू समथिंग। Organizing values into the organizing value into order priorities, behavior which is controlled by a value system. तो इस यहाँ पर डिफिकल्ट टेबल ऑफ अफेक्टिव डोमेन्स क्या है? इंटरलाइजिंग वैल्यूज। क्वेश्चन यहीं से आएगा, 100% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसमें सिंपल लेवल क्या है या डिफिकल्ट लेवल क्या है। सिंपल लेवल हो गया रिसीविंग फिनोमिना, डिफिकल्ट लेवल हो गया इंटरलाइजिंग वैल्यूज। क्लियर? थर्ड हो गया साइकोमोटर डोमेन्स। साइकोमोटर डोमेन्स इज ऑल अबाउट द स्किल्स की बात करते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट की बात करते हैं हम लोग। The psychomotor domains refers to the use of basic motor skills, coordination, the physical movement of the individual. Physical movement of individual. This domain, this domain was not developed by the Bloom research, but it was developed by the Simpsons to support the Bloom domain. ये ब्लूम टॉक्सोनोमी में नहीं आया था, बट कहीं ना कहीं सिम्पसन ने इसको डेवलप किया टू सपोर्ट द ब्लूम डोमेन, और बाद में साइकोमोटर डोमेन्स ब्लूम टॉक्सोनोमी में ऐड कर दिया गया। तो साइकोमोटर डोमेन्स इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स मूवमेंट की बात करेंगे, फिजिकल मूवमेंट की बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेजेस की बात करेंगे, कैसा लर्निंग आपकी बॉडी लैंग्वेजेस में कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं लर्निंग होगी, एक लर्न इंसान होगा जो जिसको स्किल लर्नर है, तो कहीं ना कहीं उसको आपको व्हेनेवर ही विल टॉक, जब वो बोलेगा, बात करेगा, उसकी बिहेवियर, उसके बिहेवियर में नहीं, बिहेवियर तो हो गया अफेक्टिव, उसकी पर्सनालिटी में, उसकी बॉडी लैंग्वेजेस में, उसके फिजिकल मूवमेंट में वो चीज दिखना चाहिए। Psychomotor domains is all about, it refers to the use of basic motor skills, coordination and physical movement. And this domain was not developed by the Bloom research group, but it was developed by Simpsons to support the Bloom domain. तो डिफिकल्ट, सिंपल। डिफिकल्ट क्या है? यहाँ पे परसेप्शन नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये परसेप्शन है। सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, mechanism, complex, over response, adaptation and origination. So perception is to ability to use sensory cause to guide the physical ability. Perception का all about है to ability to use sensory cues to guide physical activity. Set a learner readiness to act. Learner readiness to act. Guided response में the early stage of a learning a complex skills which include imitation. Okay, the ability to perform a complex motor skills. Complex overt response का मतलब है the intermediate stage of learning a complex skill. A learner ability to modify motor skill to fit a new situation. A learner ability to create new movement pattern. तो यहाँ पे difficult क्या है? Origination. मिडिल से मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि डिफिकल्ट लेवल क्या है और सिंपल लेवल क्या है। तो ओरिजिनेशन हमारा क्या है? डिफिकल्ट लेवल ऑफ सबसे है, और सिंपल कौन सा है? परसेप्शन। क्लियर? so psychomotor is all about the reflex movement of the individuals, body languages, physical movement, that is all about the psychomotor domains. अब बताइए, यहां तो कोई डाउट? उसके बाद नया थ्योरी जाएगा, कोई डाउट है तो बताइए। Now theories of learning. David Kolb learning style model and experiential learning theory. ELT जिसको बोलते हैं, ELT.
डेविड कॉल्ब लर्निंग स्टाइल मॉडल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी और ईएलटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ज्यादा चांस है इससे क्वेश्चन आने का। 3-4 थ्योरी है केवल, तो डोंट बी कंफ्यूज। ये एचआरडी की थ्योरी हम आपको बता रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज वाली थ्योरी। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो लर्निंग है उससे मतलब नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज, उसमें अलग थ्योरीज है। तो डेविड कॉल्ब लर्निंग हैविंग डेवलप्ड द मॉडल ओवर मेनी इयर्स प्रायर, डेविड कॉल्ब पब्लिश इस लर्निंग स्टाइल मॉडल इन 1984। The model gave rise to related terms such as Kolb Experimental Learning Theory (ELT) and Kolb Learning Style Inventory (LSI). ELT are today acknowledged by academics, teachers, managers, and trainers are fundamental concepts which help in understanding and explaining the human learning behavior and towards helping others to learn. तो कुल मिलाकर जो हमारी ELT थ्योरी आज एक्नॉलेज की जा रही है, एकेडमिक्स में यूज कर रहे हैं, उसमें टीचर्स लोग यूज कर रहे हैं, मैनेजर्स यूज कर रहे हैं, ट्रेनर्स यूज कर रहे हैं, काई के लिए कि ताकि लोग लर्निंग को समझने के लिए, लर्निंग को समझाने के लिए। ट्रेनर्स आर फंडामेंटली कॉन्सेप्ट विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग ह्यूमन लर्निंग बिहेवियर। ये थ्योरी है क्या, वो समझिए आगे। डेविड कॉल्ब लर्निंग स्टाइल मॉडल और ELT मॉडल डेवलप स्टेज दैट कॉल्ब आइडेंटिफाइड। कौन कौन सी स्टेज उन्होंने आइडेंटिफाई किया? एक्विजिशन, एक्वायर करना, स्पेशलाइजेशन, इंटीग्रेशन। एक्विजिशन का मतलब है बर्थ टू एडोलेसेंस, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एबिलिटीज एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो आपको टाइम टू टाइम डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एबिलिटीज एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, आपको कुछ समय के साथ कुछ चीजें एक्वायर करनी पड़ेंगी, बेसिक एबिलिटीज को सीखना पड़ेगा, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आपको अपना बनाना पड़ेगा। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेट करनी पड़ेंगी, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। वही स्पेशलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, स्कूलिंग, अर्ली वर्क, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एडल्टहुड, द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड लर्निंग स्टाइल शेप्ड बाय सोशल, एजुकेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। भाई स्पेशलाइजेशन लर्निंग की बात करेंगे तो आप स्कूल से सीख सकते हैं। अर्ली वर्क एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एडल्टहुड, आप जब यंग हो रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं, तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीजें सीखते हैं। अर्ली वर्क, कुछ काम किया वहां से कुछ सीखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड लर्निंग स्टाइल शेप्ड बाय सोशल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। इन सब वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, स्पेशलाइज होते हैं किसी भी चीज की लर्निंग में। भाई इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन मिड कैरियर थ्रू टू लेटर लाइफ, एक्सप्रेशन ऑफ नॉन डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल इन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, इंटीग्रेशन मिड करियर थ्रू टू लेटर लाइफ, मतलब मिड लाइफ की बात करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ नॉन डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल इन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, चारों बताएंगे। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, डूइंग हैविंग एन एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, रिव्यूइंग रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, कंक्लूड करना, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, प्लानिंग, ट्राइंग आउट व्हाट यू हैव लर्न। एक्टिव एक्सपेरिमेंट क्या है? ट्राइंग आउट व्हाट यू हैव लर्न, क्या आपने सीखा। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, डूइंग, काम कर रहे हैं, हैविंग एन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की, रिव्यूइंग रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, कंक्लूड करना, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। यहां पर देखिए आगे, पहला है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। न्यू एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट कौन सा? ये न्यू एक्सपीरियंस और सिचुएशन इज इनकाउंटर्ड और ए री इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, उसमें कुछ नया सीखना या ओवरऑल नया सीखना, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। भाई हम लोग रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंसी और मेनी इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा था, रिव्यूइंग रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस, चीजों को रिव्यू कर रहे हैं और यू हैव टू बी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंस। इंटीग्रेशन में जोड़ना है आपस में, आपको किस तरीके से लर्निंग स्टाइल करना है, आपको एक्सप्रेशन ऑफ द नॉन डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल इन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। जो नॉन डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल होता है, जिससे आप लोग डोमिनेंट नहीं होते नॉर्मली लाइफ को, आपको क्या करना है, आपको अपनी लर्निंग के साथ जोड़ना है, वर्क लाइफ के साथ जोड़ना है, पर्सनल लाइफ। इंटीग्रेशन माने जोड़ना होता है। हाउ विल यू एड ऑन दोस लर्निंग स्किल्स विद द वर्क लाइफ एंड द पर्सनल लाइफ। जो कुछ भी आपने सीखा है उसको पर्सनल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे या वर्क लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंसीज आर एनी इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? यहां पर क्या था, रिव्यू करेंगे, रिफ्लेक्टिव एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन,
यहाँ पर नया चीज सीखने की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन गिव्स राइज टू न्यू आइडियाज, ओवरऑल नया आइडियाज की बात कर रहे हैं। और ए मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट द पर्सन हैज लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ या तो ओवरऑल एक नया कॉन्सेप्ट बनाइए, कुछ नया कुछ चीजें समझने की कोशिश करिए, या जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ नया एड ऑन करने का कोशिश करिए। आया एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। The learner applies their ideas to the world around them to see what happens. एक्टिव एक्सपेरिमेंट होता है, जो चीज आपने सीखी है उसको अप्लाई करिए रियल लाइफ में। द लर्नर अप्लाइज देयर आइडियाज, अपने आइडियाज को अप्लाई करिए टू द वर्ल्ड अराउंड देम टू सी व्हाट हैपन, फिर देखिए क्या होता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। टोटल और नया एक्सपीरियंस है। सिचुएशन इज इनकाउंटर्ड, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सिस्टिंग एक्सपीरियंस, अपने एक्सिस्टिंग एक्सपीरियंस को रीइंटरप्रिटेट करिए, दोबारा चीज समझने की कोशिश करिए। रिफ्लेक्टिंग इज ऑल अबाउट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस और एनी इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के बीच की बातों को समझिए। एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग दो चीज अलग अलग है। एब्स्ट्रैक्ट में एक नया कॉन्सेप्ट बनाइए या पुराने कॉन्सेप्ट में कुछ नया एड ऑन करिए। एक्टिव में जो कुछ आपने सीखा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करिए और फिर देखिए क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड्रोगोलॉजी, एंड्रोगोलॉजी फॉर एडल्ट लर्निंग। एंड्रोगोलॉजी मीनिंग अडल्ट टीचिंग अदर adults provided different role for the trainers. एंड्रोगोलॉजी मीनिंग का अडल्ट टीचिंग अदर एडल्ट्स, मतलब एक एडल्ट या एक यंग मैन दूसरे को टीच कर रहा है। प्रोवाइड डिफरेंट रोल फॉर द ट्रेनर। हियर द ट्रेनर सर्व मोर एज ए फैसिलिटेटर और कैटलिस्ट फॉर द लर्नर एक्टिविटीज। तो यहाँ पर टीचर एक सर्व केवल ट्रेनर का रोल प्ले नहीं करता, टीचर सर्व मोर एज ए फैसिलिटेटर, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है और कैटलिस्ट फॉर द लर्नर एक्टिविटीज। एन एडवांटेज ऑफ एंड्रोगोलॉजी is that learner motivation is enhanced through greater responsibilities or for involvement in learning. तो एडवांटेज एंड्रोगोलॉजी का एडवांटेज क्या है? The advantage of andragogy that learners motivation is enhanced through greater responsibility. लर्नर का मोटिवेशन इन्वॉल्व हो रहा है, लर्नर का मोटिवेशन इनहांस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक जिम्मेदारी मिल रही है, वो अपने आप खुद को इन्वॉल्व कर रहा है लर्निंग में। बट एंड्रोगोलॉजी मेथड्स आर ऑफन सिचुएशन डिपेंडेंट एंड cannot be applied to the codify or standardize information for mass use. हम लोग इसको मास यूज में एक साथ 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों पर ये हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जहां पर हमारे पास स्मॉल सेगमेंट है 10 लोगों का, 20 लोगों का, वहां पर तो ये अप्लाई कर सकते हैं एंड्रोगोलॉजी फॉर एडल्ट लर्निंग। अदरवाइज जहां पे मास पब्लिक है 1000, 2000, 5 लोग, वहां पे 5000, ऐसी जगह पर हम लोग एंड्रोगोलॉजी फॉर एडल्ट लर्निंग अप्लाई नहीं कर सकते। आगे, बिकमिंग एन इफेक्टिव ट्रेनर इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एडल्ट लर्न बेस्ट। अब एक बिकमिंग एन इफेक्टिव ट्रेनर इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ द एडल्ट लर्न बेस्ट। कैसे एडल्ट सीखता है? एक एडल्ट हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे मस्ट बैलेंस अगेंस्ट द डिमांड ऑफ लर्निंग। एडल्ट्स हैव, ये देखिए इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये थ्योरी जैसी लिखी हुई है बुक्स में बिल्कुल वैसी आपको पढ़ाई जा रही है, तो ये पूरी आपको याद करने वाली है। ये एडल्ट्स हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे मस्ट बैलेंस अगेंस्ट द डिमांड ऑफ लर्निंग। बिकॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी adult have barriers है। adult have barriers against participating in learning. Because of this responsibility, sometimes adult have barriers against participating in a learning. Sometimes they don't want to be participating in learning. Some of these barriers include lack of time, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको टाइम की कमी होती है, मनी, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही उनको, शेड्यूलिंग problem with the child care and transportation. So it can be numerous number of the problem. That is the only reason they are not participating in a learning. तो यहां से हमने बताया आपको डेविड कॉल्ब लर्निंग स्टाइल मॉडल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी, ELT एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसमें डेवलपमेंट स्टेज में एक्विजिशन, स्पेशलाइजेशन, इंटीग्रेशन। उसके बाद ये बताया कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, फिर एंड्रोगोलॉजी फॉर एडल्ट लर्निंग। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉल्स 5 assumptions फॉर एडल्ट लर्नर। इन 1980 नॉल्स made 4 assumptions about the characteristics of adult learner that are different from assumptions about the child learner pedagogy। भैया ना कि देखो जो पेडागोजी होती है, कहते हैं चाइल्ड पेडागोजी, जो लोग पढ़ते हैं, जो बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, उसको चाइल्ड पेडागोजी बोल रहे हैं। और जो ये एडल्ट लर्नर है उसको हम लोग एंड्रोगोजी बोल रहे हैं। इन 1984 नॉल्स एडेड द 5th assumption। पहले 4 assumptions थी एडल्ट लर्नर की, फिर 5वीं assumptions आ गई। पहली है इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है?
As a person matures, his or her self concept moves from one of being a dependent personality towards one of being a self-directed human beings. So as a person matures, his or her self concept moves. उसका self concept move जाता है from one of the being a dependent personality. पहले कहीं ना कहीं खुद dependent personality होता है towards one of being a self-directed human being. वो कहीं ना कहीं खुद self-directed human being हो जाता है. एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस की बात करेंगे. एज ए पर्सन मैच्योर्स, ही और सी accumulate a growing reservoir of experience that become an increasing resource for learning. तो कई समय के साथ वो नई चीजें becomes a increasing resources for learning, उसके resources increase होते हैं और नई नई चीजें वो सीखता है. readiness to learn, as a person matures, his or her readiness to learn becomes oriented increasingly to the development task of his or social roles. वो एक उसकी रेडीनेस बढ़ जाता है, वो नया नया चीजें और सीखना चाहता है. जैसे इंसान मैच्योर होता है वो और कुछ नई चीजें सीखना चाहता है. ओरिएंटेशन टू द लर्निंग, as a person matures, his or time perspective changes from one of postponed application of knowledge to immediacy of application. As a result, his or her orientation towards learning shift from one of subject centeredness to one of the problem centeredness. तो कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन तो लर्निंग समटाइम जैसे पर्सन मैच्योर होता है तो अपनी लर्निंग का क्या करता है वो शिफ्ट कर देता है, वन एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे चला जाता है. सेंटर्डनेस टू वन ऑफ द प्रॉब्लम सेंटर्डनेस. तो जैसे जैसे पर्सन मैच्योर होता है, हम लोग भी आप देखिए एक समय आएगा कि आप नया चीज सीखने की कोशिश करेंगे, जो लगातार एक चीज सीख चुके हैं उसमें लर्निंग और सीखने की कोशिश नहीं करते. तो एज ए पर्सन मैच्योर, हिज और हर टाइम पर्सपेक्टिव चेंज, पर टाइम के साथ पर्सपेक्टिव चेंज होता है, अपनी चीजों को पोस्टपोन कर देता है और अपना ओरिएंटेशन भी चेंज करता है. मोटिवेशन टू लर्न, एज ए प्रेजेंट पर्सन मैच्योर, द मोटिवेशन ऑफ द लर्न टू बी इंटरनल. इंटरनली एक आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए. दैट इज ऑल अबाउट द नॉल्स 5 एजम्पशन. पहले 4 एजम्पशन थे, 5 हो गए. 5वां हो गया मोटिवेशन टू लर्न. सेकेंड थ्योरी है फैसिलिटेशन थ्योरी. तो फैसिलिटीज होता है ना, फैसिलिटेशन थ्योरी क्या होती है? फैसिलिटेशन थ्योरी ऑफ और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय द कार्ल रोजर्स. तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और फैसिलिटेशन थ्योरी किसने दिया? ठीक है, तो ये थ्योरी गिवन बाय द कार्ल रोजर्स, नोट कर लीजिए, गिवन बाय द कार्ल रोजर्स. Carl Rogers is the best known as an American psychologist and has made significant contribution to the field of adult education. Rogers maintained that all human beings have a natural desire to learn. रोजर्स का कहना का मतलब है कि सभी के सभी ह्यूमन बींग्स have a प्राकृतिक इच्छा होती है कुछ कुछ सीखने की. This theory defined two categories of learning, meaningless और cognitive learning. इन्होंने दो लर्निंग की बात किया, meaningless और cognitive learning, और एक्सपेरिमेंटल अप्लाइड नॉलेज विच एड्रेस टू द नीड्स एंड वांट ऑफ द लर्नर. तो कॉग्निटिव लर्निंग तो पता ही, इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात करते हैं, कुछ सीखने की कुछ नया इंटेलेक्चुअल सीखने की चीजें सीखने की बात करते हैं. एक्सपेरिमेंटल अप्लाइड नॉलेज विच एड्रेस द नीड एंड वांट ऑफ द लर्नर. अकॉर्डिंग टू द रोजर, द रोल ऑफ द टीचर इज टू फैसिलिटेट द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बाय सेटिंग ए पॉजिटिव क्लाइमेट फॉर लर्निंग. एक पॉजिटिव क्लाइमेट सेट करिए ताकि इंसान सीख पाए. क्लैरिफाइंग द पर्पज ऑफ द लर्नर, उसको पता चलना चाहिए कि पर्पज क्या है. ये किसी सीख जाओगे ABCD आपने सीख लिया, सपोज दैट, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा. तो यू हैव टू बी टेल योर लर्नर कि व्हाट आर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर लर्निंग. ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग द अवेलेबल लर्निंग रिसोर्सेज, आप एक ऑर्गेनाइज करिए रिसोर्सेज को, मेकिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल करिए लर्नर्स के लिए. बैलेंसिंग द इंटेलेक्चुअल्स एंड इमोशनल कंपोनेंट ऑफ द लर्निंग, वी हैव टू बी बैलेंस द इंटेलेक्चुअल, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव, और इमोशनल. तो दैट मतलब कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन्स जो मैंने आपको बताया था, उन दोनों को आप बैलेंस करिए कि इस तरीके से बताइए कि इंसान इंटेलेक्चुअल भी उसकी स्किल्स इंप्रूव हो और इमोशनल स्किल्स भी उसकी इंप्रूव हो. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज, फैसिलिटेटिव टीचर्स आर लेस प्रोटेक्टिव ऑफ देयर कंस्ट्रक्ट एंड बिलीफ देन अदर टीचर्स. लेस प्रोटेक्टिव ऑफ देयर कंस्ट्रक्ट एंड बिलीफ देन अदर टीचर्स. More able to listen to learners, especially to their feelings, उनकी फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं. Inclined to pay as much attention to their relationship with learner as to content of the course. Inclined to pay as much attention to the relationship with learners and to content of the courses. Apt to accept the feedback, both positive and negative, and to use its constructive insight into themselves and their behavior. तो कुल मिलाकर इस थ्योरी कहती है कि लेस प्रोटेक्टिव ऑफ देयर कंस्ट्रक्ट एंड बिलीव देन अदर टीचर्स,
मोर एबल टू लिसन टू लर्नर्स स्पेशली टू देयर फीलिंग, समझने की कोशिश करिए। इंक्लाइन टू पे मत मोस्ट, बहुत ज्यादा अटेंशन प्रोवाइड करिए, उनके रिलेशनशिप को समझिए, लर्नर और टीचर के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करिए। एप टू या अडॉप्ट टू एक्सेप्ट द फीडबैक, जो भी कोई फीडबैक मिल रहा है उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, दोनों को अडॉप्ट करिए, दोनों को एक्सेप्ट करिए। एंड टू यूज इट एज ए कंस्ट्रक्टिव इंसाइट इनटू देमसेल्फ एंड देयर बिहेवियर। क्लियर? थर्ड हो गया सिनर्जी फॉर टीम लर्निंग। सिनर्जी होता है ना, सिनर्जी से ये सिनर्गोजी फॉर टीम लर्निंग। Synergy is a systematic approach to learning in which the member of a small team learn from one another through structure, integration, interaction and non-directive intervention. तो synergy is a systematic approach है to learning in which the members of a small team learn, वो आपस में एक दूसरे से चीजें एक स्ट्रक्चर इंटरेक्शन से या फॉर्मल इंटरेक्शन से एक दूसरे से चीजें को समझने की कोशिश करते हैं। Challenge and simulation are created through social situation under which real as well as felt needs for learning can be satisfied. Challenge and simulation are created through social situation under which real as well as felt needs for learning can be satisfied. तो सिनर्जी में क्या है? चैलेंज एंड सिमुलेशन आर क्रिएटेड, चैलेंज क्रिएट किए जाते हैं, सिमुलेशन क्रिएट करते हैं थ्रू सोशल सिचुएशन अंडर विच रियल एज वेल एज द फेल्ट नीड्स फॉर लर्निंग कैन बी सेटिस्फाइड, रियल नीड्स को हम लोग सेटिस्फाई कर सकें। The instructor or learning administrator provide educational materials. The instructor or learning administrator provide educational material from which knowledge or insight can be acquired and create design instruction for team action that stimulate the knowledge. आप क्या करते हैं? इंस्ट्रक्टर और लर्निंग एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करिए जिससे नॉलेज को हम लोग डिसिमिनेट करें। हाँ, ये सब थ्योरीज हैं। सिनर्जीज फॉर टीम लर्निंग। Synergy differs from other learner-centered methodology in three basic principles that promote the educational success. पहला क्या है इसमें? First, synergy offers meaningful directions to learners in the form of learning design and learning instrument. पहले में क्या बोला है? Synergy offers meaningful directions to learners. एक meaningful directions learner को provide करते हैं in the form of learning design and learning instrument. Secondly में क्या कहते हैं? Synergy relies on teamwork rather than individual. सिनर्जीज का मतलब ये है कि आपस में सब लोग मिलकर काम करिए। सिनर्जीज रिलाइज ऑन टीम वर्क रादर देन इंडिविजुअल्स और ग्रुप वर्क टू एनहांस लर्नर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। लर्नर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। द थर्ड प्रिंसिपल एसेंशियल टू सिनर्जिक मेथड इज दैट ऑफ सिनर्जी, द कांसेप्ट दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस द होल कैन बी मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। द थर्ड प्रिंसिपल कहता है, द थर्ड प्रिंसिपल एसेंशियल टू सिनर्जिक मेथड इज दैट of synergy, the concept that under certain conditions the whole can be more than a sum of its part. Clear? Third principle ये कहता है कि essential to synergistic method is that synergy, the concept that under certain condition, कुछ condition के अंदर जो concept है that the whole can be more than the sum of its part, कुछ parts में नहीं लेकिन पूरा concept एक अलग है। Next हुई है transformative learning. It has become very popular topic in adult education because it doesn't just involve classroom learning, it involves learning about one's life. One of the best known expert in this area is a scholar named Jack Majro, who began researching on this topic in the early 1970s. Transformative learning is basically the kind of learning a person engages in, he or she makes meaning of his own life. तो इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग एक बहुत क्लासरूम लर्निंग की बात नहीं करते, यहाँ पर लर्निंग अबाउट वन लिटिल वन लाइट, एक दूसरे पे प्रकाश डालना है, एक दूसरे पे चीजों को समझना करना है, एक दूसरे को इंगेज करना है, एक ताकि आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ पता चले। तो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग इज बेसिकली द काइंड ऑफ लर्निंग ए पर्सन इंगेज इन शी मेक्स मीनिंग ऑफ हिज और हर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग में he came up with a set of phrases that people go through when they experience transformation, and those steps are experiencing a distorting dilemma, self-examination and critical assessment of assumption, recognizing that others have gone through a similar process, exploring the options, formulating a plan of action, reintegration. ये सीक्वेंस में भी है, सीक्वेंस में याद करिएगा। एक्सपीरियंस एंड डिस्टॉर्टिंग या डिसओरिएंटिंग डायलेमा, तो आपको एक्सपीरियंस करिए डिसओरिएंटिंग डायलेमा। डायलेमा होता नहीं कि डायलेमा में है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग में है, तो एक्सपीरियंस डिसओरिएंटिंग डायलेमा, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एजम्पशंस, कोशिश करिए उनका सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, क्रिटिकल एजम्पशंस करिए, असेसमेंट करिए। रिकॉग्नाइजिंग दैट अदर्स हैव गॉन थ्रू ए सिमिलर प्रोसेस,
दूसरे लोग भी सेम प्रोसेस से निकल के गए हैं। एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस, विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, फॉर्मुलेट अ प्लान ऑफ द एक्शंस, कैसे काम करना, देन फाइनली री इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग इन्वॉल्व 3 काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, कंटेंट रिफ्लेक्शन, प्रोसेस रिफ्लेक्शन एंड प्रीमाइज रिफ्लेक्शन। थैंक यू। आप बताइए कोई डाउट है तो बताइए। थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार दो बार थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। नोट्स शेयर कर देंगे आपको आज ही, तो आप लोग देख लीजिएगा। कंटेंट रिफ्लेक्शन, प्रोसेस रिफ्लेक्शन एंड प्रीमाइज रिफ्लेक्शन। आप कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट किसी को भी? हाँ, कंफ्यूजिंग, एक बार दो बार पढ़िएगा, खुद से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ एचआर का सिलेबस सब खत्म हो गया, कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, टेक केयर।